We have example number 6 of friction, that is a uniform rod slides with its ends on two fixed equally rough rods, one being vertical and the other inclined at an angle alpha to the horizontal. Show that the angle theta to the horizontal of the movable rod when it is on the point of sliding is given by tan theta is equal to 1 minus 2 mu tan mu minus mu square divided by 2 into mu plus tan alpha. एग्जाम्पल नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी दफ़ा एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी हैं। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि अ यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड्स विद इट्स एंड्स ऑन टू फिक्स्ड इक्वली रफ रॉड्स। एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि स्लाइड कर रहा है दो रॉड्स के ऊपर, और वो जो दो रॉड्स हैं वो फिक्स्ड हैं और रफ हैं। ठीक है, इसका मतलब है दोनों जो हैं वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वन बीइंग वर्टिकल, वो जो दो रॉड्स हैं उनमें से एक वर्टिकल है एंड द अदर इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और जो दूसरा फिक्स रॉड है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पे इंक्लाइन किया गया है। तो हमने ये शो करना है, शो दैट द एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द मूवेबल रॉड, जो मूवेबल रॉड है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा बन रहा है व्हेन इट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इज गिवन बाय जब वो स्लाइड होने वाला है, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग का मतलब है स्लाइड होने ही वाला है, तो वो ये है जी। ठीक है, व्हेन इट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इज गिवन बाय टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, और ये सारा। ठीक है, इसमें म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो हमने इसको टेन थीटा यानी कि उसकी मूवेबल रॉड जो है उसकी डायरेक्शन है बेसिकली। ठीक है, थीटा जो है तो उसका एंगल है, टेन थीटा जो है वो बेसिकली डायरेक्शन देता है उस मूवेबल रॉड का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम है जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 में यूज़ होगा, वो है एम एन थ्योरम। तो एम एन थ्योरम की एक डायग्राम है जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये हमने एक बाइसेक्टर ड्रा किया हुआ है जो बी सी साइड को एम रेशो एन में बाइसेक्ट करता है। तो एंगल एक अल्फ़ा है और एक एंगल बीटा है और एक एंगल थीटा है। ये थीटा जो है ये 90 नहीं है, दिस इज़ थीटा अदर देन 90। तो एम एन थ्योरम के मुताबिक ये जो सिचुएशन है वो इस तरह बनेगी कि m प्लस एन कॉट ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू m कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस n कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये देखें m प्लस एन यानी कि ये जो रेशियोज़ हैं m प्लस एन कॉट ऑफ थीटा, ये वाला थीटा इज़ इक्वल टू m कॉट ऑफ अल्फ़ा m एंड कॉट ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, m एंड कॉट ऑफ अल्फ़ा, m के सामने अल्फ़ा है तो m और अल्फ़ा दोनों ज्वाइन होंगे। ठीक है, m कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस n कॉट ऑफ बीटा। तो ये एम एन थ्योरम है, ये हम अप्लाई करेंगे। और ये इसमें याद रखिएगा थीटा की अपोजिट साइड पे अल्फ़ा होता है, थीटा की अपोजिट साइड पे अल्फ़ा होता है, और थीटा के पैरेलल जो है ये बीटा होता है, थीटा की अपोजिट साइड पे अल्फ़ा होता है। तो इस तरह ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये थ्योरम एम एन थ्योरम जो है ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यूज़ होगा, तो इसको आपने समझना है। एग्जांपल 6 पे आते हैं। उसमें कहा गया है कि दो रॉड्स हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि दो फिक्स रॉड्स के ऊपर मूव कर रहा है, एक फ्री रॉड। ठीक है, दो रॉड्स हैं जो कि फिक्स है, और उस फिक्स रॉड्स के ऊपर, उन फिक्स रॉड्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म रॉड जो है वो स्लाइड कर रहा है। तो हम इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनाएंगे। डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से डायग्राम को बनाना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। तो देखें, हम पहले दो रॉड्स लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है और ये एक वर्टिकल रॉड है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा है कि दो रॉड जो हैं वो फिक्स हैं,
एक वन बीइंग वर्टिकल एंड अदर इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फ़ा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरा रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा पे इंक्लाइंड किया गया है, ये रहा एंगल अल्फ़ा। तो इनको नाम हम देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से रॉड्स फिक्स हैं और कौन सा मूवेबल होगा, राइट। तो हम इसको रॉड ए, यहाँ पे इसको बी कह देते हैं और यहाँ पे इसको सी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये ए, बी और ए, सी जो हैं ये फिक्स्ड रॉड हैं। इस पॉइंट की बेसिकली हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ए, बी और ए, सी जो हैं ये फिक्स रॉड, ए, सी और फिक्स रॉड्स, और ए, बी जो है एंगल अल्फ़ा पे इंक्लाइन किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। एक तीसरा रॉड जो है वो जो कि मूवेबल रॉड है, जो इन दो फिक्स रॉड्स के ऊपर मूव कर रहा है। तो हम देखें उसको ऐसे बना लेते हैं अपने एंड पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि अ यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड इट्स एंड्स ऑन टू फिक्स्ड इक्वली रफ रॉड्स। ये जो रॉड है ये अपने एंड पॉइंट्स के साथ दो फिक्स रॉड्स के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो इस ये जो फिक्स मूवेबल रॉड है इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम पी क्यू नाम दे देते हैं। दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू। पी और क्यू का हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म रॉड है, क्योंकि ये जो फिक्स हैं ये तो अपनी जगह पे फिक्स हो गए हैं, ठीक है, इनका वेट नहीं होता। जो फिक्स चीज़ें होती हैं उनका फिर वेट नहीं लिया जाता, ठीक। तो ये देखें ये जो यूनिफॉर्म रॉड है पी क्यू, ये क्योंकि यूनिफॉर्म है तो उसका वेट जो होगा उसके मिडल में एक्ट कर रहा होगा। तो यानी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस पॉइंट पे होगा और ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट जो है वो यहाँ पे डब्ल्यू है जी, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। वेट क्वेश्चन में दिया तो नहीं हुआ, लेकिन हम इसको एज इट इज़ जी ही लिखेंगे, डब्ल्यू ही लिखेंगे। और ये जो पॉइंट है इसको हम जी का नाम दे देते हैं, इसको हम जी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये वो कह रहा है कि ये जो मूवेबल रॉड है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा जो है उसकी डायरेक्शन वो टेन थीटा जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, टेन थीटा ये फाइंड करना है कि ये किसके बराबर है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है। तो ये जो मूवेबल रॉड है इसका बेसिकली हॉरिजॉन के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक इसका एंगल बनाते हैं, हॉरिजॉन को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रॉड के पैरेलल हमने एक ये लाइन ड्रा कर ली जो कि हॉरिजॉन्टल को ही, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है तो उसका मतलब है हॉरिजॉन्टल ही है ये, ठीक है। तो मूवेबल रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है इसको हम यहाँ पे ये वाला थीटा ले लेते हैं जी, थीटा, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें ये जो अगर वेट की लाइन को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये लाइन इस तरह जो है यहाँ तक चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये वेट की लाइन है। और ये हो गया हमारे पास एंगल थीटा मूवेबल रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं हम उसको पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये जो फिक्स रॉड हैं वो दोनों रफ़ हैं, तो रफ़ रॉड जो होते हैं उनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, ठीक है। ये हमें पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी होती है तो उसका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है आर, दैट इज़। तो यहाँ पे इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, दोनों एंड जो है वो स्लाइड कर रहे हैं तो इधर भी नॉर्मल रिएक्शन होगा और इधर भी नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग के ऊपर है, ये जो रॉड है मूवेबल रॉड है दिस इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। तो ये देखें क्योंकि मैंने भी कहा कि ये नॉर्मल रिएक्शंस जो होंगे ये इस तरह होंगे। तो यहाँ पे देखें ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ये जिस तरह हम लैडर के केस में करते थे कि लैडर अगर ऐसे पड़ी होती थी, तो ये देखें अगर फ्लोर को और वॉल को अगर हम फिक्स रॉड्स माने तो लैडर इस तरह अगर पड़ी हुई है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ये होगा। यहाँ पे जो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वॉल का वो
ये होगा आर। तो ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो ये बन रही है। तो देखें ये अगर लेडर है और ये वाल है तो इसके साथ ये जो ये एस है या आर है जो भी है, ये सिचुएशन जो बन रही है ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ही है इसका, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल हमने कंसिडर किया हुआ है ये बेसिकली रॉड पी क्यू के पी एंड का नॉर्मल रिएक्शन बन गया, राइट। इसी तरह क्योंकि ये रॉड जो है ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखा है दिस इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। तो ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग में जब हम ये कहते हैं तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात आ जाती है। तो हमने शुरू में एक केस पढ़ा था कि जब ये दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो एक तो उनका नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक इसका वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन। जब ये बॉडी इधर मूव करता है तो इसका एक एंगल बन जाता है यहाँ पे, ये होता है आर और ये होता है आर प्राइम। दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज़ रिजल्टेंट रिएक्शन। तो बॉडी जब इधर मूव करता है या मूव करने ही वाला होता है, ठीक है, ये मुझे कहना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में बॉडी मूव नहीं करता बल्कि मूव करने ही वाला होता है एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक रिजल्टेंट रिएक्शन बनता है और उसका जो एंगल बनता है वो बनता है जी लैम्डा। दिस इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इन दो केसेस में पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे यहाँ पे हम इसका एक ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे इसका एक हम रिजल्टेंट रिएक्शन भी बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ रिजल्टेंट रिएक्शन और यहाँ पे ये एंगल है जी लैम्डा, ठीक है, ये रिजल्टेंट रिएक्शन बन गया इसका। अच्छा, तो ये हो गया। अब उस पॉइंट पे तो हो गया, अब इस पॉइंट पे अगर आएँ तो इस पे अभी दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक तो इसका नॉर्मल रिएक्शन यानी कि आर और एक इसका रिजल्टेंट रिएक्शन। तो हम इसको यहाँ पे देखें, इसको अगर हम इसको मिला दें इसके साथ, ये यानी कि हमने इसका ये नॉर्मल रिएक्शन हमने बना लिया, ठीक है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट क्यू का, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक इसका रिजल्टेंट रिएक्शन भी होता है, तो हम इसका यहीं पे एक रिजल्टेंट रिएक्शन भी बना लेते हैं ऐसे करके। ये इस तरह जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखें ये वेट की लाइन को ही टच करेगा। तो रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल लैम्डा बनाया करता है। ये जो पॉइंट है इसको हम ई पॉइंट कह देते हैं। तो ये फिगर जो है ये कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। आप याद रखिएगा जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही रिजल्टेंट रिएक्शन बनता है और ये भी नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही रिजल्टेंट रिएक्शन बन गया। यहाँ भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन गया और यहाँ भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन चुका है, ठीक है जी। अब ये तो हो गया लैम्डा। अब ये अगर अल्फ़ा है, ये अगर अल्फ़ा है और ये डब्ल्यू की जो लाइन आ रही है ये वाली, तो ये अल्फ़ा ज़मीन के साथ फ्लोर के साथ फ्लोर और ये वेट की लाइन आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं, ठीक है, और एंगल किसी एक लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बन रहा है। तो ये देखें ये जो लाइन ऊपर जा रही है इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये वाला, तो बेसिकली ये भी एंगल अल्फ़ा ही होगा। इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स। दिस इज़ एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर। ये पॉइंट डी को मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पॉइंट डी हो गया जी, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स, दिस इज़ अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में 90 का एंगल बना रही हैं। तो एक लाइन के साथ ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनमें से एक लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो ये जो दूसरी लाइन आ रही है इसके साथ भी जो एंगल बनेगा ये भी अल्फ़ा ही होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स, ठीक हो गया जी। अब जो ये तो हो गया अल्फ़ा, ये हो गया, अब देखें ये जो लैम्डा बना है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना है एंगल, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन है, रिजल्टेंट रिएक्शन
उसका एंगल यहाँ पे देखें तो ये अगर एंगल अल्फ़ा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके बनाऊँ, ये एंगल अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा है, तो ये जो वेट की लाइन है ये ज़मीन पर 90 के एंगल बनाती है, और ये अल्फ़ा हो गया, ये 90 हो गया, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, डेफिनेटली 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 90 माइनस अल्फ़ा जो पॉइंट इस पे बन रहा है, इसको हम पॉइंट एफ़ कह देते हैं। जो एंगल एफ जी एच, और इसको हम पॉइंट ओ कह देते हैं। ये देखें, ओ ए और एफ एंगल अल्फ़ा है, एंगल ओ ए एफ जो है दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। ये जो फिक्स रॉड बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, और फिर इस अल्फ़ा की वजह से, और ये 90, ये राइट ट्रायंगल बन गई इस 90 डिग्री के एंगल की वजह से, और अल्फ़ा की वजह से ये जो तीसरा एंगल है दैट इज़ एंगल ए एफ ओ, ये कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो दिस इज एंगल ए एफ ओ इज़ इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। ये 90 माइनस अल्फ़ा बन, अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो देखें इस साइड पे ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बन रहा है, इस इधर से इस साइड पे आ जाएं, जो कि एंगल है जी एफ क्यू, एंगल जी एफ क्यू, ये भी कितना बन गया, 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इज़ आल्सो इक्वल टू एंगल जी एफ ओ, ये भी 90 माइनस अल्फ़ा बन गया। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे आ जाएं, ये जो दो ट्रायंगल्स बनी है, एक ट्रायंगल बन गई पी डी जी, और एक ऊपर ट्रायंगल बन गया है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसको हम आई पॉइंट कह देते हैं, दिस इज़ पॉइंट आई। तो एंगल डी पी आई, ये दो राइट ट्रायंगल्स बनी हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है जी। ठीक है, तो पी डी जी, दिस इज़ राइट ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 है, एक थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, दिस इज़ क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा निकाल देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी और जी। ठीक है, एंगल किसकी बात हो रही है, पी जी डी की बात हो रही है, एंगल पी जी डी इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये रूल है कि ट्राइंगल के अगर दो एंगल गिवन हैं तो तीसरा कैसे फाइंड होता है, दोनों एंगल्स को माइनस कर दें। दो एंगल ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक, यानी कि ये वाला एंगल हो गया दिस इज़ 90 माइनस थीटा। अच्छा जी, दूसरी ट्रायंगल पे आ जाए, ऊपर जो ट्रायंगल बनी है इन ट्रायंगल पी डी आई, एक एंगल इसमें लैम्डा है, एक एंगल 90 है, तो तीसरा आपके ख्याल में क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल एंगल पी जो आई पे बन रहा है, पी आई डी विच इज़ इक्वल टू, जो दो गिवन एंगल हैं उनको माइनस कर दें, 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। राइट, ये हो गया। अब ये तो हो गया, देखें लैम्डा है जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन के दरमियान बन रहा है। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को गौर से देखें, किसको, ये जी, ये ट्रायंगल ज़रा देखें क्यू ई जी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनी है, ये राइट ट्रायंगल नहीं है, क्यू ई जी, और इस ट्रायंगल के अंदर एक छोटी ट्रायंगल भी है, कौन सी, क्यू आई जी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि क्यू आई जी एक छोटी ट्रायंगल है और इसके बाहर एक बड़ी ट्रायंगल है क्यू ई जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे मतलब ये हुआ कि छोटी ट्रायंगल जो है वो बड़ी ट्रायंगल के अंदर हुई ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल क्यू आई जी इज़ एन इंटरनल
इंटरनल ट्राइंगल ऑफ एक्सटर्नल ट्राइंगल कौन सी एक्सटर्नल ट्राइंगल है बड़ी जी, कौन सी? क्यू ई जी, क्यू ई जी, ठीक है। तो ये एक इंटरनल ट्राइंगल है, एक एक्सटर्नल ट्राइंगल है। तो देखिए एक्सटर्नल ट्राइंगल में दो आपको एंगल बन रहे हैं। इस छोटी ट्राइंगल के बाहर दो एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंड लैम्डा। तो ये जो एक इसी साइड पे ये एक छोटा सा ऐसे छोटी ट्राइंगल का भी एक एंगल बन रहा है जो कि आई पे बन रहा है। एंगल क्यू आई जी भी कह सकते हैं, जी आई क्यू भी कह सकते हैं। तो ये एंगल जो है ये इंटरनल एंगल हुआ इन दोनों एक्सटर्नल एंगल्स का, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो हमने पढ़ा हुआ एक रूल कि इंटरनल एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरनल एंगल, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल, दिस इम्प्लाइज एंगल जी आई क्यू, जी आई क्यू जो है दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज़, ये रीज़न इसकी मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे नीचे मैं इसकी रीज़न लिख देता हूँ। इंटरनल एंगल is equal to the sum of external angles, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न हो गई। तो यहाँ पे एंगल ये बन गया अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ये जो एंगल है दिस इज़ अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ये एंगल बन गया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक हमारी एक ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हुई। अब देखें ये जो एंगल यहाँ पे जो बन रहा था ये 90 माइनस लैम्डा था, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 माइनस लैम्डा। अब ये जो मूवेबल रॉड है इसके ऊपर एक ट्रायंगल हमें नज़र आना शुरू हो गई। मूवेबल रॉड के ऊपर कौन सी ट्रायंगल हमें नज़र आना शुरू होगी, पी क्यू आई। मैं इसको यहाँ पे अलग से बनाने लगा हूँ आपके लिए ताकि हमें वाज़ा नज़र आए कि इसके अंदर एंगल कौन कौन से हैं। ये देखें जी, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। मैंने जस्ट वो ट्रायंगल उठा के यहाँ पे बना दिया है ताकि हमें वो चीज़ें वाज़ा नज़र आना शुरू हो जाएं। तो ये था पॉइंट Q, ये था पॉइंट P और यहाँ पे है पॉइंट I। ये इसके दरमियान से एक लाइन पास करी है जो कि वेट की लाइन जिसको हमने कहा हुआ है इस तरह जी, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 माइनस लैम्डा और यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये देखें, ये अगर आप ट्रायंगल को देखें तो ये जो हमने शुरू में एक थ्योरम लिखा था एम थ्योरम, ये उससे मिलता जुलता ही है। पी क्यू जो है ये मूवेबल रॉड है क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट जी है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका ये जो वेट की लाइन होती है इसके मिडल से पास करती है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे m इज़ इक्वल टू 1 है और n इज़ इक्वल टू 1 है। अगर रॉड की लेंथ 2 लें तो हाफ इधर है और हाफ इधर है। तो देखें इस ट्रायंगल पे हम एम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन एम थ्योरम जो था वो कुछ ऐसे था, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये देखें यहाँ पे लाइन थी, ये था अल्फ़ा, इधर था बीटा और अल्फ़ा के पैरेलल, अल्फ़ा के अपोजिट साइड पे था थीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा की अपोजिट साइड पे था थीटा, ये था m और ये था n। तो अल्फ़ा की अपोजिट साइड पे है थीटा जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थीटा फिर कौन सा हुआ, अल्फ़ा की अपोजिट साइड पे। तो अल्फ़ा की अपोजिट साइड कौन सी हुई फिर,
अल्फ़ा की अपोजिट साइड कौन सी है? 90 माइनस, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखें अल्फ़ा की अपोजिट साइड पे कौन सी हुई? अल्फ़ा प्लस लैम्डा, बिल्कुल। अगर थीटा ये है तो थीटा की, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि थीटा की अपोजिट साइड पे अल्फ़ा होता है, तो इसका मतलब है अगर ये थीटा है तो थीटा की अपोजिट साइड पे अल्फ़ा होगा, ठीक है। दिस इज़, ये थीटा के तौर पे रिप्रेजेंट होगा, दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा। एम वन है, एन भी वन है, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग एम एन थ्योरम टू ट्रायंगल पी आई क्यू। पी आई क्यू पे हम एम एन थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं, और वो क्या होगा जी? एम प्लस एन, एम प्लस एम कॉट ऑफ थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे है 90 माइनस थीटा, इज इक्वल टू एम कॉट ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो थीटा की अपोजिट साइड पे होता है, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस लेमडा माइनस एन कॉट ऑफ 90 माइनस लेमडा, ठीक है जी। तो ये हो गया एम प्लस एन कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम कॉट ऑफ अल्फ़ा प्लस लेमडा माइनस एन कॉट ऑफ 90 माइनस लेमडा। तो एम और एन 1 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम 1 है तो ये ख़त्म हो जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस लेमडा माइनस एन भी 1 है तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस लेमडा। तो 90 माइनस थीटा, 90 पे कॉट किस में चेंज होगा जी? 10 में, 2 10 थीटा रहेगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इज इक्वल टू ये हो गया कॉट अल्फ़ा प्लस लेमडा माइनस कॉट 90 पे कॉट 10 में चेंज होगा, 10 लेमडा ही रहेगा, 90 माइनस लेमडा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव हो गया जी, ठीक है। अब ये भी 10 में आ गया, ये भी 10 में आ गया, तो इसको भी 10 में कर लेते हैं, तो दिस इज़ 2 10 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 ओवर 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस लेमडा माइनस 10 ऑफ लेमडा, ये ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस लेमडा का हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम ओपन करते हैं। ये मैं फिगर यहाँ से इसको हम साफ़ कर देते हैं ताकि बोल के हम उसको रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको। तो इसको हम एक फार्मूला है हमारे पास ये वाला, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 10 ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, तो जब ये नीचे लगेगा तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही है, बीटा की जगह लेमडा आ गया, तो ये दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 लेमडा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा प्लस 10 लेमडा माइनस 10 ऑफ लेमडा, ठीक है जी। तो ये कुछ आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये काम आसान होता चला जाएगा। तो दिस इज़ 2 10 ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू, ये एलसीएम है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 लेमडा डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेने लगे हम, तो 10 अल्फ़ा प्लस 10 लेमडा एलसीएम आ गया, तो ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मैं मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूँ 10 अल्फ़ा 10 लेमडा और प्लस माइनस माइनस, और 10 लेमडा जब 10 लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो 10 स्क्वायर लेमडा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि म्यू इज़ इक्वल टू 10 लेमडा होता है,
ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन लेमडा होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो दिस इज 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू टेन अल्फ़ा माइनस म्यू टेन अल्फ़ा माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस टेन अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो म्यू टेन अल्फ़ा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू टेन ऑफ अल्फ़ा माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू प्लस टेन ऑफ अल्फ़ा। अब 2 हमें नहीं चाहिए, 2 से इधर आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू टेन अल्फ़ा माइनस म्यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू प्लस टेन अल्फ़ा। तो ये था जी हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। मूवेबल रॉड का जो एंगल थीटा था उसकी डायरेक्शन यानी कि टेन थीटा वो इसके बराबर आ गया 1 माइनस 2 म्यू टेन अल्फ़ा माइनस म्यू स्केयर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू प्लस टेन ऑफ अल्फ़ा। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक, हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से करना है। थैंक यू।